नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार बिहार की राजनीति को लेकर के बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। आपको भी उत्सुकता होगी कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। क्या भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में संबंध खत्म हो जाएंगे या फिर सरकार बिहार में गिर जाएगी। लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में नजदीकियां पड़ रही हैं, कई दौर की बातें हो चुकी हैं। इन सब के बाद अब कई तरह से इस बातों को लेकर के राजनीतिक दल, राजनीतिक घराने हों या आम जनता हो, सबके मन में एक कौतूहल जरूर है। इन सारे विषयों को जानने के लिए बिहार की राजनीति को बेहतर ढंग से पढ़ने वाले जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं और बिहार की राजनीति को जानने के लिए एक युवा के रूप में वो किस तरह से देखते हैं, जो वर्तमान परिस्थिति है उस पर उनकी क्या विचार हैं। इन सारी बातों को जानने के लिए हम आज संजय टाइगर जी से बात करेंगे, जो बिहार की राजनीति और जो वर्तमान माहौल है इसको अपने ढंग से किस तरह से परिभाषित करते हैं और क्या जो उत्सुकता है आपकी वो शांत कर पाते हैं कि नहीं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। जी धन्यवाद धन्यवाद। बिहार की राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है उससे आप अनजान नहीं होंगे। लगातार आपके और जदयू के संबंधों के बीच में कई तरह की बातें विपक्ष कह रहा है। क्या सरकार 2025 तक आप लोग कंटिन्यू कर पाएंगे? देखिए, हमारा गठबंधन लंबे समय से है, बीच के काल खंडों को छोड़ दीजिए तो 96 से लगातार हमें गठबंधन में बने हुए हैं। राज्य में केंद्र में सरकार चला रहे हैं, कई चुनाव हम लोगों ने एक साथ लड़ा है। लेकिन गलतफहमी कब होती है, गठबंधन में जो घटक दल शामिल हैं वो अलग अलग दल हैं, यह समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। गठबंधन अलग अलग दल उसमें शामिल है बिहार के बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए और साथ में सरकार चलाने के लिए। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि सभी घटक दलों की सोच एक है, एक दिशा है, सारे मुद्दों पर एक ही राय है, ऐसा नहीं है। और इसी को लेकर गलतफहमी पैदा होती है। देखिए, हम कई मुद्दों पर हमारा शुरू से अलग अलग राय रहा। 370 धारा हो जम्मू कश्मीर को लेकर के, 35A को लेकर के, राम मंदिर को लेकर, समान नागरिक संहिता को लेकर, CAO को लेकर, NRC को लेकर, इस मसलों पर घटक दलों में अलग अलग राय रही है, शुरू से रही है। कई पर सहमति बनी भी है, कई पर आम सहमति नहीं भी बन पाई है। तो इन बिंदुओं पर अलग अलग राय का कतई मतलब नहीं कि हम अलग अलग हैं। भाई एक बात समझना पड़ेगा, हम अलग अलग दल हैं, अलग अलग हमारा विधान है, अलग अलग पार्टी के प्रधान है, अलग अलग कार्य पद्धति है, अलग अलग विचारधारा है, फिर भी देश और प्रदेश की बेहतरी के लिए एक साथ है और एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो मुद्दों को, असहमति को यह मानकर चलना कि सरकार के अंदर दुराव है, मनमुटाव है, गठबंधन एकजुट नहीं रह पाएगा, मुझे लगता है कयास है, कयास के अलावा कुछ भी नहीं है। हमने चुनाव के पहले कहा था कि नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और उनके नेतृत्व में सरकार चलेगी और सरकार बेहतर तरीके से काम चल रही है, किसी को मुगालते में रहने की जरूरत नहीं है। संजय जी, एनडीए के भीतर आपकी पार्टी पर दबंगई का भी आरोप लग रहा है। आपने मुकेश सहनी को स्वीकार भी किया और अपने स्वार्थ को लेकर के मुकेश सहनी को अस्वीकार कर दिया। उनके विधायकों को लेकर के आप सबसे बड़ी पार्टी हो गए। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इसके पीछे की मुकेश सहनी की गलतियां हैं या फिर आपकी मंशा शुरू से ऐसी रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार देश में अटल जी के नेतृत्व में 5 वर्ष तक गठबंधन की सरकार को बखूबी चलाकर ये बता दिया कि आपसी विमर्श के साथ, आपसी सहमति के साथ गठबंधन की सरकार को भी चलाया जा सकता है। तो ये बुनियाद हमने डाली है और हम गठबंधन धर्म में शामिल दलों को पूरा सम्मान देते हैं। देखिए, 2 बार से केंद्र में आप देखिए, 2014 का चुनाव हो, 2019 को लोकसभा चुनाव हो, दोनों में हमको पूर्ण बहुमत मिला। बावजूद हमने घटक दलों को पूरा सम्मान दिया। हम किसी के समर्थन और कृपा से दिल्ली में नहीं है, फिर भी हमने सम्मान दिया। और बिहार में देखिए, नीतीश कुमार जी जब पहली बार 1 सप्ताह के लिए मुख्यमंत्री बने थे तब भी हमारी पार्टी बड़ी पार्टी थी। हमने तो बड़े छोटे का कभी सवाल ही नहीं उठाया। और इस चुनाव में ठीक है, आपने जैसे मुकेश सहनी की बात की, उनको उनके विधायकों को आने से हम राजद से बड़ी पार्टी हो गए, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी जरूर बन गए। लेकिन क्या मुकेश सहनी जी को हमने सम्मान नहीं दिया? जब मुकेश सहनी जी ने कहा कि तेजस्वी यादव ने मेरे पीठ में छोड़ा भोंका, इन वक्त में चुनाव के समय हमारे साथ आए, हमने अपने कोटे से, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे से उनको 11 सीटें दी विधानसभा की। दुर्भाग्य से वो स्वयं चुनाव हार गए।
अपने कोटे से उनको एमएलसी बनाया, मंत्रिमंडल में शामिल किया। तो हम तो साथ लेके चलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कई लोगों की महत्वाकांक्षाएं ऐसी होती है जो हम रोक नहीं पाते हैं। अति महत्वाकांक्षा का शिकार कोई हो जाए तो उसको अपने साथ रोक के रख पाना बड़ी कठिनाई होती है। हम तो अंतिम समय तक प्रयास करते रहे कि मुकेश सहनी जी हमारे साथ रहें और मिलकर बिहार की बेहतरी के लिए काम करें। लेकिन अगर कोई अलग जाने का रास्ता ही चुन लेगा तो आप क्या कर सकते हैं। उनके लगातार किस तरह के बयान आ रहे थे, आपने भी सुना होगा। फिर भी हमने उस बयानों को नजरअंदाज किया। लेकिन कोई व्यक्ति यह ठान ले, देखिए गठबंधन तभी चलेगा जब दोनों जो शामिल घटक दल हैं सबों की इच्छा हो कि हम गठबंधन में रहें। अगर आप अकेले निर्णय लेंगे कि हमको यहाँ नहीं रहना है तो कोई क्या कर सकता है, जबरन तो नहीं रख सकता ना। संजय जी, सबसे बड़ी बात है कि आपने तो हाथ अपना बहुत आसानी से इस पूरे मामले से निकाल लिया और बिल्कुल अपनी पार्टी को बेदाग कर दिया आपने। लेकिन इस बात से आप कैसे निकालेंगे कि एक तरफ जातीय जनगणना को लेकर के नीतीश कुमार जी सारे दलों को, यहाँ की आपके दल के भी लोग रहते हैं शामिल, और जातीय जनगणना को लेकर के जाते हैं, लेकिन वहीं गृह मंत्री जी सीधी तौर पर कहते हैं कि जातीय जनगणना तो होगी लेकिन जनगणना तो होगी लेकिन जातीय जनगणना नहीं होगी। तो इस पर आपकी क्या मंशा है? ये लगता है कि एक गलत प्रयास किया जा रहा है। यह समझाने और यह बताने का प्रयास हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना नहीं चाहती, जबकि बात ऐसी नहीं है। देखिए, तेलंगाना में जातीय जनगणना हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया क्या? कर्नाटका में जातीय जनगणना हुई, भारतीय जनता पार्टी ने खिलाफत किया क्या? और 2011 में जब यूपीए की सरकार थी तो उसने आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया, हमने उसका खिलाफत किया था क्या? लेकिन मैं तो पूछता हूँ यूपीए सरकार से कि और उसके सहयोगी दलों से कि आखिर आपने आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण के आंकड़े को सार्वजनिक क्यों नहीं किया? जब हमने तो उसका विरोध नहीं किया था। 1931 के बाद देश में कभी जातीय जनगणना नहीं हुई है, तो क्या 47 के बाद लगातार हम सरकार में थे? यूपीए की सरकार रही। और जो तेजस्वी यादव ड्रामा रच रहे हैं, तो तेजस्वी यादव जरा ये बताएं कि जब यूपीए की सरकार थी उस सरकार में इनकी पार्टी भागीदार थी, लालू जी मंत्रिमंडल में थे, देवगौड़ा जी की सरकार आपके समर्थन से थी, गुजराल जी की सरकार समर्थन से थी, तो आपने क्यों नहीं कराया जातीय जनगणना? जी। अब जातीय जनगणना कराने में जो तकनीकी बाधाएं हैं उसको लेकर लोग बात कर रहे हैं। हमारा जब केंद्र में प्रतिनिधिमंडल मिलने गया था तो हमारे प्रतिनिधि उसमें गए थे कि जातीय जनगणना हो जी। तो ये एक अवधारणा बनाने की कोशिश हो रही है कि बीजेपी जातीय जनगणना नहीं चाहते। बीजेपी मतलब आपकी पार्टी के खिलाफ एक तरह से कहा जाए तो ये साजिश की तरह आप लोगों को लग रहा है। तो साजिश में राष्ट्रीय जनता, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की बुनियाद ही है जातिवाद जी और जातीय उन्माद पैदा करना जी। और आज तेजस्वी यादव A to Z की पार्टी की बात कर रहा है। अरे भाई, पूरे पार्टी में A to Z पदों पर तो आपका परिवार है ही। लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, सुप्रीमो बने हुए हैं, स्वयं तेजस्वी जी विधानसभा में पार्टी के नेता हैं, विधान परिषद में राबड़ी देवी पार्टी के नेता हैं, परिवार के सदस्य राज्यसभा में हैं और एक विधानसभा में है। तो पूरी तरह से A to Z पार्टी के पदों पर आपके परिवार का कब्जा है, तो है ही A to Z की पार्टी। यही आपका अवधारणा है A to Z का। और कह रहे हैं भविष्य में और इसको बनाएंगे, तो लगता है कि परिवार के कुछ सदस्य छूट गए महत्वपूर्ण पदों पर जाने से, उनको भी शामिल कर ले A to Z की पार्टी हो जाएगी। तो आप परिवार से बाहर आप निकलते नहीं हो और जातिवाद का ताना बाना बोल करके बिहार में जातीय उन्माद पैदा करना चाहते हो। आपका मकसद ठीक नहीं है, आपका उद्देश्य पवित्र नहीं है। हम कतई खिलाफ नहीं, हम तो गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, बिना जाति पाति वर्ग धर्म पूछे सबके लिए योजना चला रहे हैं। मैं योजनाओं के तह में नहीं जाऊंगा, लंबी फहरिस्त है। संजय जी, आपके इसी बातों के बीच में से दो सवाल और खड़े हो जाते हैं। पहला तो ये कि नीतीश कुमार जी 2013 में आपसे अलग हुए थे, उसके पीछे कारण क्या था आप बेहतर जानते हैं, देश की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी जी को जब आप लोगों ने आगे किया तो वो आपकी पार्टी से अलग हुए थे, हर कारण जो भी बताया गया हो। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक बार फिर से उस समय भी धीरे धीरे वो लालू यादव के करीब आए थे, एक बार फिर से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की करीबी बढ़ रही है।
पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि सवर्ण जो लगातार ये कहा जाता था और आम जनता की अवधारणा भी है कि सवर्ण भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा रहे हैं, जिसके पीछे कारण जो भी रहा हो, चाहे लालू राबड़ी का शासनकाल रहा हो या फिर किसी और से नाराजगी हो, लेकिन वो लगातार आपके साथ खड़े नजर आए हैं। वर्तमान परिस्थिति में वो आपसे दूर हो रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है और ऐसा देखने को भी मिल रहा है बोचहा चुनाव के बाद। इन दोनों ही सवालों का जवाब निश्चित रूप से बिहार की जनता, आपकी पार्टी और आपसे जानना चाहेगी। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि कई मुद्दों पर हमारी असहमति रही है, कुछ मुद्दों पर बाद में सहमति भी बनी है, कुछ मुद्दे अभी भी हैं जिस पर सहमति नहीं बनी है। लेकिन वही आपने ठीक कहा कि नरेंद्र मोदी जी को लेकर उनके मन में सवाल था और बाद में उन्होंने उस पर सहमति जताई। हम लोग साथ साथ हैं, रहा करीब जाने का। देखिए, किसी पर्व त्योहार में और शादी विवाह में अगर एक साथ कोई मिलता है तो इसके राजनीतिक निहितार्थ नहीं निकाले जाने चाहिए। आपको याद होगा जब लालू जी के परिवार का मुलायम सिंह जी के परिवार से रिश्ता जुड़ रहा था तो उस शादी के अवसर पर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। इससे क्या राजनीतिक निहितार्थ थे? तो पर्व त्योहार पर आना जाना, कई मुद्दों पर अगर एक राय है तो इसका मतलब कि उनके साथ जा रहे हैं। मैंने कहा कि गठबंधन जब चलता है तो कई मुद्दों पर सहमति असहमति के बीच राज्य और देश के व्यापक हित में चलता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो भी आधार वोट है उसमें नया वोट जुड़ा है, भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो रहा है, कोई हमसे छिड़क कर नहीं जा रहा है। किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। और जो लोग यह समझते हैं कि हम इस वर्ग के खेवनहार हैं, उस वर्ग के खेवनहार हैं, आपको मैं बता दूं कि देश में अनुसूचित जाति जनजाति के सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी में है, ओबीसी के सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी में है, ईबीसी भी सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी में है, सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि भी अच्छे खासी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में है। समाज का कोई तबका ऐसा नहीं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन देखिए, बिहार में मैंने पहले भी कहा कि कुछ पार्टियां केवल जातिवादी राजनीति कर रही हैं। अब वो जातिवादी दरार पैदा कर रही है, गलतफहमी पैदा कर रही है, खुशफहमी पैदा कर रही है। बबूल तले कभी आम मिल जाए तो ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि बबूल के पेड़ पर आम फलता है। संजय जी, कहा तो ये जा रहा है कि आप नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के संबंधों को लेकर के अपने मन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा, लेकिन देखने में जो लग रहा है, जो लगातार चर्चाएं हो रही हैं, या राष्ट्रीय जनता दल इस बात को कह रहा है कि बहुत जल्दी बहुत कुछ होने वाला है। जून जुलाई का समय बताया जा रहा है, इसके पीछे बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरह से 24 सीटों के स्थानीय निकाय के चुनाव हुए उसमें भी आरजेडी आप लोगों से आगे निकल गई। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो बोचहा चुनाव में भी खास करके एक समाज और एक वर्ग के, एक जाति के लोगों ने आपका साथ छोड़ा। ये सब बातें लेकर के और आप वहां चुनाव हारे, जबकि नीतीश कुमार जी उपचुनाव, दोनों ही के दोनों उपचुनाव तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों जीते, आप लोगों ने साथ दिया था। इसके पीछे भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच का जो अंतरकलह है वो है। देखिए, एमएलसी चुनाव की जो बात आप कर रहे हैं उसमें भी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही रही है और जदयू भाजपा मिला के सबसे बड़ा गठबंधन भी रहा है। और उस चुनाव के मिजाज को जरा समझिए। वह चुनाव किस प्रकार का है उसको लेकर आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। उसमें कोई पार्टी की भी बड़ी भूमिका है और प्रबंधन की भी बड़ी भूमिका है, उसमें भी हम सबसे आगे रहे। देखिए, बोचहा चुनाव में जो दो फैक्टर रहा, एक जो हमने जो अभी तो उनका सूक्ष्म विश्लेषण भी करेंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया जो बातें सामने आई है कि सहानुभूति। कि राष्ट्रीय जनता दल को अगर इतना ही भरोसा था अपने भुजनाधार पर तो आखिर उसको क्यों, जो मुसाफिर पासवान जी मरे थे, वीआईपी के विधायक थे जिनके चलते उपचुनाव हुआ, तो क्या उनके पुत्र को अपने दल में लाकर प्रत्याशी क्यों बनाना पड़ा? ये सीधी बात थी कि आप सहानुभूति लहर पर सवार होना चाहते थे। कुशेश्वर स्थान में कौन जीता था? जिसके पिता की मृत्यु हुई थी, तो वहां भी सहानुभूति एक फैक्टर था। इस चुनाव में भी सहानुभूति एक फैक्टर था। अमर पासवान जी के पिता का देहांत हुआ था तो स्वाभाविक सहानुभूति उनके साथ थी और वो कारण भी आपको दिखाई दिया। और दूसरा, जब उपचुनाव होता है और आम चुनाव होता है, देखिए दोनों को फर्क को समझिए। उत्तर प्रदेश में आम 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले उपचुनाव में लोकसभा की सीट सपा मिलकर लड़ी थी और वो लोग जीत गए थे। क्या कहा जा रहा था
कि बीजेपी के लिए कठिन चुनौती होगी ये गठबंधन, और हमने कितना आसानी से उस चुनौती को पार किया और कितना प्रचंड समर्थन बीजेपी को मिला। उपचुनाव में सरकार बनने और बिगड़ने की बात नहीं होती है, तो स्थानीय भूमिका प्रमुख हो जाती है। और पहला तो सहानुभूति फैक्टर था, और दूसरा फैक्टर स्थानीय कुछ मुद्दे थे प्रत्याशी को लेकर, बाकी मुद्दों को लेकर के। लेकिन इससे ये अर्थ लगाना ये बिहार की जनता का संकेत है, मुझे लगता है कि गलतफहमी पैदा करने की बात की जा रही है। किस समाज की बात हो रही है? कौन समाज जाएगा राष्ट्रीय जनता दल के साथ? उस पार्टी ने जिसने भूरा बाल साफ करने का नारा दिया था, सेनारी और 12 नरसंहार हुआ था, तो याद होगा आप? संजय जी, भूरा बाल साफ करने वाला सवाल जो है, संजय जी, भूरा बाल साफ करने वाला सवाल जो है, पूरी बात करता हूँ जी कि आपने भूरा बाल साफ का नारा दिया, सेनारी और 12 में जब नरसंहार हुआ जी, और सदन में रामश्री बाबू ने कहा कि मुख्यमंत्री को जाना चाहिए संवेदना प्रकट करने। याद है आपको तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी 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 क्या कहा था कि हमारे वोटर नहीं है, ये मरे या कटे हमको कोई मतलब नहीं है। लालू यादव जी ने 1995 में आतंकवादी संगठन से एक समाज विशेष की तुलना उन्होंने की थी। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता किस तरह का अनर्गल बयान उन्होंने दिया था समाज में। आप अंतिम बात कहता हूँ, और जब अभी नरेंद्र मोदी जी ने सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 10% आरक्षण दिया, और उसके लिए जब संसद में चर्चा हो रही थी, आपको याद होगा राष्ट्रीय जनता दल ने किस तरीका से संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में इसका पुरजोर विरोध किया। तो आप अगर उस बाघ की तरह हैं जिसको शिकार करने में अक्षम हो जाता है और सोने का कंगन लेके बैठता है, कूश का कंगन की गंगा नहा कर आइए, हमने बड़ी पाप किए हैं, उस पाप से हम मुक्ति चाहते हैं, गंगा नहा कर आइए और मेरे हाथ से कंगन लीजिए, तो उस बाघ पर कोई भरोसा करेगा क्या? लोग उस कहानी को जानते हैं। उसी भूमिका में, उस बूढ़े बाघ की भूमिका में, बगुला भूगत की भूमिका में, रंगे सियार की भूमिका में कुछ लोग आकर के मतदाताओं को बहकाना चाहते हैं। बिहार की जनता उनके सलियत को जानती है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। ये प्रयोग सफल होने वाला नहीं है। संजय जी, एक बहुत ही इसी प्रश्न के जवाब में एक प्रश्न जानना जरूरी हो जाता है कि आप ही के समाज, और जिस समाज की चर्चा आप कर रहे थे, जिसके नरसंहार की चर्चा कर रहे थे आप, वही समाज आपसे आज सवाल पूछ रहा है कि लालू प्रसाद ने कब कहा है भूरा बाल साफ करो। कल ही आशुतोष कुमार ने ये बात पूछी है भारतीय जनता पार्टी से कि भूरा बाल साफ करो की बात कब हुई थी, उसका कोई प्रमाण आप दीजिए। देखिए, सब मैं तो जो बोल रहा हूँ उसका विधानसभा के प्रोसीडिंग में निकाल लीजिए। जब रामश्री बाबू ने कहा कि आप नरसंहार हुआ है, उसमें किस समाज के लोग मारे गए थे? जहानाबाद जेल ब्रेक करके चुन चुन के किस समाज के लोगों को जेल तोड़ करके मारा गया था? आतंकवादी संगठन किसके साथ पर काम कर रहे थे? तो उसका तो प्रोसीडिंग है विधानसभा में कि आपने कहा कि वो लोग हमको वोट नहीं करता है, मरे कटे हमको क्या मतलब है? विधानसभा के प्रोसीडिंग को कोई झुठला सकता है क्या? वो तो जीता जाता साक्षात दस्तावेज है। और रहा करीबी की बात, आपको पता होगा कि नीतीश जी और लालू जी क्यों अलग हुए थे? हम कारण थे क्या उसके? जो सवाल पूछा था जनता दल ने नीतीश कुमार ने, क्या उस सवाल का जवाब मिल गया है नीतीश कुमार को? क्या उस सवाल का जवाब राष्ट्रीय जनता दल ने दे दिया है? और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील मोदी जी ने जो लालू लीला किताब प्रकाशित करवाया, उसमें जो आरोप लगे हैं, जो दस्तावेज है, साक्ष्य है, सबूत के साथ है, उसका खंडन कर पाया? जिस पर आरोप लगा था वो व्यक्ति या वो पार्टी? तो सवाल ज्यों के त्यों है, जीवंत है। जो सवाल जिस भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के नीतीश जी ने, जदयू ने सवाल किया था राष्ट्रीय जनता दल से, बल्कि उस सवाल का जवाब नहीं दे पाई है पार्टी, बल्कि उस सवालों में कुछ और सवाल जुड़ गए हैं। तो मुझे नहीं लगता नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे, ये तो आप मान कर चलिए। संजय जी, आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखी, लेकिन इसके साथ ही अंतिम मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये कि अपना मुख्यमंत्री बिहार में आप कब बना रहे हैं, और दूसरा कि अगर नीतीश कुमार जी आपसे दूर जाते हैं तो फिर अगला स्टैंड आपका क्या होगा? देखिए, आपको एक बात तो बताना चाहिए, भविष्य के काल्पनिक सवालों को लेकर मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा, लेकिन रहा अपना मुख्यमंत्री के सवाल, देखिए कई राज्यों में बीजेपी के 1 दर्जन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, आधा दर्जन राज्यों में हमारा सहयोगी दल है, हम सरकार में शामिल हैं। तो कोई भी पार्टी जिस दिन, देखिए गठबंधन कब होता है,
गठबंधन कोई दल तब करता है जब उसे लगता है कि अकेले हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो स्वाभाविक है गठबंधन होता है। जनता दल यू ने भी पहले अकेले चुनाव लड़ा था, बाद में हमारे सवाल से आप बच रहे हैं, सवाल को गोल कर रहे हैं, मैं उसके उत्तर पे आ रहा हूँ। तो ये देखिए क्या है, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल जाएगा तो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो जाएगा। लेकिन इस चुनाव में तो हमने चुनाव के पहले कहा था, हमने आंकड़ों की बात नहीं की थी। हमने कहा कि एनडीए की अगर सरकार बनी, एनडीए को बहुमत आया तो नीतीश जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे, सरकार चलाएंगे। सरकार बना भी रहे हैं, सरकार चला भी रहे। ये तो क्लियर है ना कि आपके कृपा पर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं बिहार के। नहीं, देखिए आप सहयोग को कृपा नहीं कर सकते ना। अब सहयोग अटल जी की भी सरकार कई दलों के सहयोग से चली है, तो हम कृपा पर थे क्या? जब आपसी सहमति बनती है, खासकर विकास के मसलों को लेकर, देखिए विभिन्न मसलों पर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन विकास के मुद्दे पर हम एक हैं। हम बिहार को पिछड़े राज्य से विकसित राज्यों की श्रेणी में लाए हैं, इसको विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करेंगे। अभी तो विकासशील राज्य की श्रेणी में है, तो उस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। डबल इंजन के बाद अंतिम बात देखिए, बीजेपी हमेशा कहती है नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट। हमारे लिए राष्ट्र और राज सर्वोपरि है, और जब जब अवसर आया है राज्य हित में, राष्ट्र हित में, हमने पार्टी के हित को पीछे किया है। तो हमारे लिए बिहार का विकास, बिहार का बेहतरी प्राथमिकता है, न कि हमारा मुख्यमंत्री हो। ये हमारी प्राथमिकता नहीं है। क्यों नहीं दे रहे हैं? बिहार पिछड़ रहा है, नीचे से पीछे फर्स्ट कर रहा है, उसके बाद भी आप लोग नहीं दे रहे हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। ना पड़ेगा। विशेष राज्य का दर्जा जिन राज्यों को मिला हुआ है वो राज्य क्या प्रगति कर गए क्या? तो जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा नहीं है, गुजरात जैसे राज्यों ने प्रगति नहीं किया क्या? नीतीश जी तो कहते हैं दर्जा में क्या होता है? विशेष राज्य के दर्जा में विशेष सहायता मिलता है। देश के प्रधानमंत्री ने विशेष सहायता दिया है, और वो कह रहे हैं कि जो राज्य विकास की गति में पीछे छूट गए हैं उनको विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए हर संभव केंद्र समर्थन देगा। केंद्र समर्थन दे भी रहा है। इस दर्जा का तमगा विकास का पर्याय नहीं होता है। सहयोग कैसा है? तो केंद्र ने खजाना खोल रखा है बिहार की तरक्की और प्रगति के लिए। दर्जा बिहार के विकास का बाधक नहीं बनेगा। जी, फिर भी आपके सहयोगी लगातार आपसे विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। हाल है कि चुनाव में कई मुद्दे पार्टियों का होता है, उस मुद्दों को लेकर सहमति बने न बने, देखिए हमारा ही देखिए ना, हम तो शुरू से 2-3 मुद्दा मेरा प्रमुख रहा। हम जम्मू कश्मीर से 370 हटाने की बात करते थे, नारा लगाते थे कि जहां हुए शहीद मुखर्जियों कश्मीर हमारा है, तो 370 हमारा शुरू से मुद्दा रहा। मुद्दा समान नागरिक संहिता भी है, उस पर हम सहमति नहीं बना पाए हैं। अयोध्या हमारा मुद्दा था, तो आज भी हमने समान नागरिक संहिता के मुद्दा को छोड़ा है क्या? एनआरसी हम चाहते हैं, सीए हम चाहते हैं। तो हर पार्टियों का अलग अलग मुद्दा है, उसको मुद्दे को लेकर आगे बढ़ने का पूरा हक भी है, लेकिन उसमें जो बाधाएं हैं, अब हम सहमति बनता है। अब आपको याद होगा कि रघुराम राजन के नेतृत्व में जो कमेटी यूपीए सरकार ने बनाई थी, उसने विशेष राज्य की अवधारणा को ही समाप्त कर दिया। तो इतना मान लिया जाए संजय जी, विकास करे, बिहार प्रगति करे, इसके लिए जो करना होगा हम करेंगे। संजय जी, तो ये मान लिया जाए कि जो आपके मुद्दे बच गए हैं उन मुद्दों पर आप अडिग हैं, चाहे कुछ भी कोई कह ले, लेकिन उन मुद्दों को आप लोग पूरा करेंगे। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दे पर अडिग है, लेकिन मैंने पहले कहा कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। आपने देखा अटल जी की सरकार में हमने राष्ट्र की बेहतरी के लिए अपने मुद्दों को कुछ दिनों के लिए स्थगित भी किया, और अटल जी ने कहा कि जब हम मुद्दे उठाते हैं तो लोग सवाल खड़ा करते हैं, जब हम मुद्दों को स्थगित करते हैं, कुछ दिनों के लिए रोकते हैं, तब लोग कहते हैं कि आपने मुद्दा क्यों छोड़ दिया। तो एक राजनीतिक दल के अपने मुद्दे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों वसूलों से समझौता नहीं कर सकती, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि हमारे राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र हित के से बड़ा कोई राजनीतिक दल नहीं हो सकता, और कोई व्यक्ति दल से बड़ा नहीं हो सकता। ये हमारी मान्यता है, हमारी आस्था है, और हमारा मूल मंत्र भी है, हमारी कार्य पद्धति। चलिए संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बड़ी बेबाकी से अपने सारे सवालों का जवाब दिया। आपको बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।